नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जो कि इंडस्ट्री में हरफनमौला कहलाता है और हर विधा में वो पारंगत था। और उनका आज संयोगवश जन्म दिवस भी है। वो है हमारे सबके लाडले किशोर दा। और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशलिस्ट पीयूष शर्मा जी कनाडा से। तो मैं पीयूष जी का बहुत स्वागत करता हूं कि आप एक बार फिर से हमारे चैनल पर आए। और किशोर दा के बारे में आज हम आपसे कुछ अनछुए पहलू जानने की कोशिश करेंगे और उनके मुतालिक उनसे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो सबको आपका मेरी बहुत बहुत नमस्ते। सबको नमस्ते। नितिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और नमस्ते। और थैंक यू कि आपने मुझे फिर से इस काबिल समझा कि अरे बुलाया। आपका बड़प्पन है। चलिए, आपका बड़प्पन है। किशोर कुमार पर क्या बताया जाए, जितना सब कुछ दिल से निकलने वाली बातें हैं। इतना प्यार करते हैं हम किशोर को। चलिए शुरू जी करते हैं, जो पूछिए, जो पूछना चाहिए। जी, मेरा पहला प्रश्न है, किशोर दा में वैसे गॉड गिफ्टेड थे वो सिंगर, उनमें नेचुरल टैलेंट था, एक प्रशिक्षण ज्यादा नहीं लिया था उन्होंने। पर हमेशा ये एक मन मस्तिष्क में ये प्रश्न कौंधता है कि किशोर दा का रुझान गायकी के प्रति कैसे आया। और कहीं ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। तो किशोर दा गायकी के प्रति कैसे आकर्षित हुए, ये थोड़ा आप इस पर हमको बताएं और प्रकाश डालें। मैं समझता हूँ कि नॉर्मली हम जिन लोगों के घरों में कोई म्यूजिक बजता है, चाहे जैसा भी बजता है, तो वो बचपन से उनका एक म्यूजिक की तरफ रुझान हो जाता है। अब इनके घर में जो इनके फादर थे, उनके घर में कोई म्यूजिक कुछ ना कुछ, क्योंकि इनकी माँ भी गाया वाया करती थी और जी पब्लिक में, मतलब भजनों में और पार्टीज में, इस तरह के गैदरिंग्स में, जी तो थोड़ा सा म्यूजिक की चर्चा तो घर में थी। जी इसके अलावा इनके बड़े भाई जो थे, वो जब बॉम्बे चले गए और वो जब फिल्मों में काम करने लगे, तो उनके जी जो गाने गाने आया करते थे, उनके उसके रिकॉर्ड्स बनते थे, तो इनके घर में इनके फादर खरीद के लाते थे और बड़े गरूर के साथ उस रिकॉर्ड को चलाया करते थे कि मेरे बेटे अशोक कुमार ने गाना गाया। जी। तो शुरुआती जरूरी दौर बात, में हीरो ही गाना गाता था। हाँ बिल्कुल। तो वो गाने बजते थे और ये किशोर कुमार तो सुनते ही थे ना उनको। जी पर इसके अलावा उनके घर में बजते थे हमेशा के.एल. सहगल के गाने, जी जो इनके फादर खरीद के लाते थे और बजाते थे। तो जी रुझान तो यहाँ से आ गया कि ये सुन तो रहा हूं मैं सब कुछ, जी और वहीं से उन्होंने सीखना सुनना शुरू कर दिया। जी और फिर जब ये बोलते हैं, खुद ही बताते हैं कि जब ये हाई स्कूल वगैरह में पहुंचे और कॉलेज में पहुंचे, जी तो ये अपने भाई के और के.एल. सहगल के गाने गा गा के लोगों को रिझाया करते थे। तो गायने का ना तो उनके अंदर उस वक्त नेचुरली आ गया था। जी लेकिन मैं ये समझता हूँ अपनी तरफ से भी, और आपको इसके बारे में वन वन ऑन वन एक्सपीरियंस बता भी सकता हूँ कि जी ये इनके जो गुरु है ना, एक्चुअली जो रियल गुरु कहा जाए, जिन्होंने इनको म्यूजिक में इम्बाइब किया, डाल दिया, वो के.एल. सहगल है। इन्होंने सारे गाने सहगल को सुन सुन के, गा गा के ही सीखे हैं। अब ये देखिए, जिस तरह से किसी किसी इंसान के पास गला होता है, भगवान भगवान देता है ना गला, जी किसी किसी को देता है, बहुत अच्छा गला देता है। इसी तरह से भगवान किसी किसी को कान देता है, और जिसको वो कान देता है ना, वो संगीत की बारीकियों को सुनकर समझ के बड़े प्यार से अप्रिशिएट कर सकता है। और जी फिर उसके पास गला हो तो उस चीज को कॉपी करके गा भी सकता है। तो इनके पास ये गुण थे। तो इन्होंने के.एल. सहगल को सुन सुन के ही गाना सीखा है। आप जितना मर्जी कह लीजिए, जी ऊपर से नीचे तक इन्होंने वही सब सीखा है। अब ये उनके पहले गुरु गुरु के हिसाब से कहा जा सकता है। मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट सुनाता हूँ इसके बारे में, फिर चर्चा कर लूंगा इस पर और भी। जी कनाडा कनाडा में अमित कुमार का शो हुआ था एक, जो वो ओके। अपना स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आया था। जी तो जी मैं उसको मिलने गया। जी तो स्टेज परफॉर्मेंस के पहले जैसे होता है कि जो हॉल वाले होते हैं, उनके यहाँ पर इनको एक अलग कमरों में बैठा दिया जाता है जब तक वो हॉल तैयार कर रहे हैं, पब्लिक आ रही है, टिकट विकेट।
तो मैं क्योंकि काफी पहले पहुंच गया था, तो मैंने ऑर्गेनाइजर ने मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दिया। उसने कहा कि अभी तो बहुत देर है शुरू हो रहा है, इतनी जल्दी आप क्यों आ गए, हमको तो अभी अरेंजमेंट्स करने हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर वो अमित जी कहीं पर, हाँ बोलते हाँ वो आए हुए बैठे हैं, आप ले चले जाइए उनके पास। तो मैं अमित जी को मिलने चला गया। तो उस वक्त हमने कोई 1.5 घंटे 2 घंटे बातें की। ओके। इसके अलावा अमित जी ने मुझे कहा कि हम कल बिल्कुल फ्री हैं, आप हमसे कल मिल लीजिए। तो मैंने कहा मैं आपके पास सुबह आ जाऊंगा, जितने बजे आप उठ जाएंगे, सारा दिन मेरे साथ रहिए, कहाँ जहाँ घूमना घूमिए, मेरी गाड़ी रहेगी, इस पर प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो वो पूरा दिन मैं उनके साथ स्पेंड किया, खाना खिलाया, फिल्म देखने गए एक साथ। अच्छा। तो इतनी गप्पे मारी उनके साथ, अशोक कुमार को, किशोर कुमार को लेके और उनके अपने परिवार को लेके। वो मिमिक्री तो भी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी करते हैं। तो उनसे जो बातें की ना, उसको मैं रेफर करके आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो मुझे वो ये बताते हैं, मुझे कहते हैं कि जब मेरा बॉम्बे में हो गया कि मैं एक गाना मेरा चल पड़ा या 2 गाने लोगों ने रिकॉर्ड करा लिए, जी। और मेरे को लगा कि अब मैं सिंगर बन जाऊंगा बॉम्बे में। तो इसी तरह एक दिन घर बैठा हुआ था और ये उठे हुए तो अपना काम पे जाने लगे थे कि मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ, घर आता हूँ थोड़ी देर बाद। तो इन्होंने मुझे कहा ऐसा कर, तू तू ऐसा कर कि ये एक सैगल का उन्होंने रिकॉर्ड लगा दिया वहां पर। जी। उन्होंने बताया को, मुझे अब याद नहीं कौन सा था वो, पर इन्होंने बताया था मुझे, कहते सैगल का ये गाना उन्होंने लगा दिया। मुझे कहते हैं कि मैं जब तक अपनी रिकॉर्डिंग से लौट कर आता हूं तो इसको प्रैक्टिस करके हूबहू इस तरह गाएगा। ओके। तो अमित कुमार कहता है कि अच्छा, चले गए फादर। फिर मैंने गाना सुना, मैंने कहा क्या बकवास है ये क्या फालतू फालतू की चीज मेरे पल्ले बांध के चले गए, ये कोई गाना है, इसको गाने में क्या है। कहते ये मैंने सोचा, फिर मैंने उसको गाना शुरू किया। कहता है जब गाना शुरू किया तो नानी याद आ गई। कहता है नानी याद आ गई, इतना मुश्किल है, ओहो। कहते हैं शाम तक मैं लगा रहा और जब फादर घर आए पूछते क्या हुआ, मैंने कहा पापा ऐसे काम मत दिया करो, मुझसे नहीं हो रहा ये। अब केएल सहगल वो गुरु है सर, वो वाला गुरु है केएल सहगल। तो ये केएल सहगल को सुनकर ही किशोर कुमार ने अपने आप को सिंगर बनाया था। ये उनके पहले गुरु थे। हालांकि मुझे शर्मा जी ऐसा लगता है शुरुआती दौर में तो निश्चित तौर पे उनकी गायकी में सहगल साहब का पूरा प्रभाव दिखता था, उसी अंदाज में गाते थे शुरुआती दौर में। लेकिन फिर किशोरदा ने अपना एक स्टाइल भी डेवलप किया, शायद बर्मन दादा के कहने पे कि भाई अपने गुरु को ही कॉपी मत करो, तुम अपना भी स्टाइल बनाओ, कुछ अपना एक ओरिजिनलिटी, एक मौलिक अपनी गायकी होना चाहिए। तो फिर उन्होंने डेवलप की। अ, शर्मा जी, थोड़ा निजी उनके जीवन के बारे में कुछ अनछुए पहलू आप हमसे शेयर करें, किशोरदा के जीवन की। मैं इस बात पे 1 मिनट, जो आपने कहा अभी, मुझे ये भी आपको बताता हूँ कि ये भी मुझे कंफर्म किया अमित कुमार ने कि ये जी। 2 लोगों को अपना बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड उस्ताद मानते थे, जिन्होंने इनको पूरी संगीत की ट्रेनिंग दी है। एक को तो मास्टर मास्टर जी कहते थे ये, और उनकी तस्वीर ड्राइंग रूम में लगा के रखी हुई थी, और दूसरे वाले की तस्वीर भी अपने ड्राइंग रूम में रखी हुई थी, जिनको ये अपना गुरु मानते थे। जी। तो जी। मास्टर जी जो थे वो थे खेमचंद प्रकाश। जी। तो ये खेमचंद प्रकाश को मानते थे कि इन्होंने मुझको गायकी का बहुत गुर दिए, बहुत कुछ सिखाया। जी। और इन्होंने थोड़ा ब्रेक भी। ब्रेक तो दिया ही था, लेकिन ब्रेक के साथ साथ खेमचंद प्रकाश की बात बताऊं, उन्होंने इसको अपने वो सैगल के मोल्ड से निकाला भी था। ओके। अब उसको आपको बताता हूं। एक फिल्म थी मुकद्दर। जी। मुकद्दर में खेमचंद प्रकाश का भी म्यूजिक था और जिमी का भी म्यूजिक था। जेम्स सिंह जो थे जिमी, उनका ओके। म्यूजिक भी था। लेकिन वहां पर जो गाने हैं मुकद्दर में, वो जेम्स सिंह के ही म्यूजिक डायरेक्शन के अंडर किशोर कुमार ने आशा भोसले के साथ रिकॉर्ड किए हैं। ओके। अगर आप उन नाइस। गानों को, हाँ, उन गानों को सुनेंगे आप, तो उनमें फिर अब कभी भी कहीं भी सैगल का वो नहीं है। जी। उसमें से निकल चुकी है, 1950 की बात है, 1950 की। तो ये उसमें से निकल चुके हैं बाहर, और निकल कर इनफैक्ट, क्योंकि उस वक्त खेमचंद प्रकाश अभी जिंदा थे जब ये जी। रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ऑब्वियस है कि खेमचंद प्रकाश के अंडर ही जिमी भी काम कर रहे थे, जेम्स सिंह भी। ओके। जी। तो ये जो गाने थे रिकॉर्ड हुए थे, उन गानों में इन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में गाने में योडलिंग भी की हुई है। ओके।
तो 1950 में ही इन्होंने योडलिंग भी करनी शुरू कर दी थी खेमचंद प्रकाश के सुपरविजन के अंडर। तो एक तो खेमचंद प्रकाश ने इनकी आवाज को निखारने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। फिर उसके बाद आ गए एस.डी. बर्मन। तो बर्मन दादा तो इसको मतलब ये छोटेपन में बर्मन दादा के गानों को कॉपी करके भी गाया करते थे बचपन में, बंगला गानों को। तो जब बंगला गानों को कॉपी करके गाया करते थे और बर्मन दादा इनको फेस टू फेस मिल गए तो ये उनको बहुत मतलब पूजनीय स्थान समझते थे उनका। जी बिल्कुल। और ये फिर बर्मन दादा ने तो इनकी आवाज में गजब की जादूगरी की है कि इसको इस तरह निभाओ, उसको इस तरह निभाओ, इसको इस तरह गाओ। बहुत गजब की जादूगरी की। खैर आइए पर्सनल लाइफ पे बात करता हूँ। जब ये बॉम्बे आ गए थे और इन्होंने कहा कि अब मैं गायक बनूंगा, तो अशोक कुमार, क्योंकि उस वक्त अशोक कुमार एकदम किंग थे, ही वाज एब्सोल्युटली ऑन द टॉप, और वो बहुत कुछ कंट्रोल करते थे। बॉम्बे टॉकीज उसके हाथ में थी, वो कंट्रोल करते थे बॉम्बे टॉकीज को। इसके अलावा वो किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी को भी कुछ भी कहेंगे सबको मानना होता था, बिकॉज ही वाज अ नंबर 1 पोजीशन, वर्चस्व था। बिल्कुल। तो उस पोजीशन में आके जब ये किशोर कुमार इनके पास आए तो इन्होंने कहा किशोर को कि तू कर नहीं सकता कुछ। इनको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये पुश कर रहे थे कि तू फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर, मैं लोगों से बात करता हूँ, तेरे को हीरो की तरह ले लेंगे, ये एक्टिंग के रोल दे देंगे। तो इस कोशिश में लगे रहे ये कुछ दिनों तक, और उसके बीच में ये गाना गाते रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है तूने गा लिया, बहुत अच्छा है, पर वैसा तरह बनेगा नहीं कुछ, तो गायक वायक नहीं बनेगा, तो एक्टर ही बनेगा। तो इस तरह से इनके हाथ में शुरू में, अब इन्होंने क्या किया कि वो मशाल की जब शूटिंग चल रही थी अशोक कुमार की फिल्म थी वो, तो मशाल की शूटिंग, जो बंगला वाला मशाल है उसमें इनका गाना है। जी ठीक है, मशाल तो एस.डी. बर्मन का म्यूजिक है, तो उसके दोनों बने थे, हिंदी और बंगला दोनों। तो जो बंगला बना था उसका नाम था समर। तो जो बंगला वाली बनी थी उसमें इनका गीता दत्त के साथ डुएट है, सुंदरी गो सुंदरी कान पे आई गान सुनी, ये डुएट है इनका, जिसको आर.डी. बर्मन ने बाद में कॉपी किया था, बरसात की एक रात। राइट। हाँ, तो वो गाना है इनका किशोर कुमार का। तो अब ये उन दिनों में जब ये अपने भाई के साथ मशाल के दौरान काम देख रहे थे, आ रहे थे, तो रूमा गुहा के साथ इनका इश्क हो गया। राइट। रूमा देवी के साथ। तो इश्क होने के बाद उन्होंने फटाफट 1950 के अंदर ही या 51 के अंदर ही शादी कर ली। अब शादी कर ली तो घर निभाना पड़ेगा ना, तो जो भी इनके हाथ में आया इन्होंने ले लिया कि चल भाई एक्टिंग के आ रहा है तो पैसे तो कुछ मिलेंगे, तो एक्टिंग करनी शुरू कर दी। तो एक्टिंग तो इन्होंने अनमने तरीके से शुरू की थी। लेकिन आप एक चीज देखिए नितिन जी, कि ये 2 या 3 साल के अंदर ही बड़े एस्टैब्लिश्ड हीरो बन गए। जी। इस तरह के कि इनकी लाइफ टाइम के अंदर जब तक इन्होंने एक्टिंग की है, जो कि उन्होंने बहुत दिनों तक एक्टिंग नहीं की, आप साधु और शैतान ले लीजिए, इनकी लास्ट एक्टेड फिल्म होगी शायद, ठीक है, लेकिन उसमें भी तो ये गेस्ट अपीयरेंस ही कर रहे हैं। तो एज अ परफॉर्मर आप पड़ोसन को ले लीजिए कि पड़ोसन में मेजर रोल है इनका, और उसके पहले तक ये 100 फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। तो अगर कोई इंसान अपने 20-25 इयर्स के करियर में 100 फिल्मों में एक्टिंग करता है तो उसका मतलब है ही इज अ सक्सेसफुल एक्टर। अब आप ऐसे प्रोड्यूसर्स ले लीजिए जैसे कि एम.वी. रामन थे, एवीएम वाले एम.वी. रामन थे, या आप क्या नाम है इनका, मोहन सहगल थे। इस तरह के प्रोड्यूसर्स आप ले लीजिए, या आर.सी. तलवार थे। ये बहुत बड़े नाम थे प्रोड्यूसर्स के। इन लोगों ने 6 फिल्में, 5 फिल्में की हुई है किशोर के साथ। तो अगर रिपीट कर करके आप फिल्में कर रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आपका हीरो एस्टैब्लिश्ड है, वो अच्छा बिकता है और आप उसको रिपीट करना चाहते हैं। जी। तो ये इस चक्कर में एक्टिंग करियर में तो इस तरह चले गए, और एक्टिंग करियर में क्योंकि इनका कोई गुरु और आइडियल तो था ही नहीं कि तुझको यही करना पड़ेगा, तो इन्होंने वही किया जो इनको मन से लगा कि यहाँ पर ठीक है, ये चला लो। और ये शुरू से ही बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट इंसान थे, अपने मन की करने वाले, गानों में भी एक्टिंग में भी। तुमने एक्सेप्ट करना है करो, नहीं एक्सेप्ट करना तो मैं घर जा रहा हूँ।
ये तो इनका स्वभाव शुरू से ही था। बिल्कुल। तो ये इस तरह से इनका करियर जो है वो एक्टिंग में भी चला गया और फिर उसके साथ साथ गाने भी चलने लगे। अब जहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे तो अपने लिए अपने खुद ही गाने गा रहे थे। जी जी। तो इस तरह से गाने भी बनने शुरू हो गए और कुछ गाने बाहर के इधर उधर भी गाए और फिर देवानंद की आवाज बननी शुरू हो गई इनकी। फिर तो जी जी। बस आसमान पे चढ़ गया एकदम टॉप। तो ये इनका करियर का ये समझा जा सकता है शुरू का। जी उसके बाद तो ये अपनी मर्जी से जो इनके दिल में आया वो करते रहे। लेकिन जी। इनके करियर में फिर रूमा गुहा से इनका विच्छेद हो गया। जी रूमा से जो विच्छेद हो गया वो भी मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड इस चीज को कोट करके कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। बता सकता हूँ हालांकि आपको कि विच्छेद क्यों हो गया था इनका। लेकिन वो भी खैर खैर बाहरी फोर्सेस के कारण थोड़ी ईगो ट्रबल दे दी गई रूमा के कानों में कि तुम कलकत्ते आ जाओ, बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी, ये होगा वो होगा। तो अपना करियर बनाने के लिए चली गई। तो जब चली गई तो ये एकांत अकेले हो गए। तो उन दिनों फिर इनकी मधुबाला के साथ दोस्ती हो गई। मधुबाला को ये अच्छे लगने लगे जी। कि मधुबाला की जिंदगी में ट्रेजेडीज और प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी कि जब उनको एक ऐसा इंसान मिला जो खुश रखता है, हंसाता रहता है, तो उनको लगा कि मैं खुश रहूंगी इनके साथ। लेकिन मधुबाला के साथ शादी करने के बाद 1 या 2 साल के अंदर इनको अपना करियर, हर तरह से अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्योंकि फिर ये मधुबाला का उपचार के लिए, ध्यान रखने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कभी लंदन जा रहे थे, कभी न्यूयॉर्क जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, फिर लंदन जा रहे थे, ये चलता रहता था इनका। फिर मद्रास में भी जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो ये इनका बहुत चलता रहता था। तो उस चक्कर में ये यहाँ फिल्में बना सकते थे ना, कंप्लीट कर दी इन्होंने फिल्में, ना गाने रिकॉर्डिंग कंप्लीट किए। तो ये इनका करियर में एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेटबैक हो गया वो 1961-62 से असर हुआ उसका ज्यादा, सेटबैक का। तो 62 से लेकर आप देखेंगे कि 62 से लेकर 69 तक इनकी एक्टेड फिल्में भी वही हैं जो कि या तो बनने में बहुत लंबा टाइम लग गया, या डिलेड प्रोडक्शंस हैं, या बी ग्रेड की प्रोडक्शंस हैं। और फिर गाने भी इनको कम मिल रहे थे उस दौरान। फिर जब ज्वेल थीफ और उसके बाद आपकी गाइड की रिकॉर्डिंग हुई, तो 3 देवियां, ज्वेल थीफ और गाइड, तो फिर इनका वो टाइम जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो उसके बाद ये फिर से ऊपर चढ़ गए। तो करियर तो उसके बाद इनका नंबर 1 पे पहुंच ही गया था एज अ सिंगर। फिर इनको वो मिला जो ये चाहते थे हमेशा के लिए। इनकी जो हसरत थी कि मैं सिंगर बनूं अच्छा, वो उनको वो फुल फ्लेज्ड मौका उनको 69 के बाद मिल गया। जी हालांकि ये खुद कहते थे, जो कि मुझको अमित ने कहा है कि ये खुद कहते थे कि ये जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे, ये आशा भोसले ने बताया था अमित कुमार को। आशा भोसले ने बताया था अमित कुमार को कि जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो मेरी तरफ देख के एक मुस्कुरा के एक अजीब सी स्माइल देते थे, तो मैं समझ जाता था इसका मतलब है कि 3rd क्लास ट्यून बनी है ये। ये इसको गाओ और घर चले जाओ, फालतू का गाना है ये। बोलते नहीं थे मगर यूं बोलते, इनकी उनको देख के मैं समझ जाती थी इनका मतलब यही है। एकदम। तो ये जब ये टॉप सिंगर बन जाता है इंसान, तो फिर उसको हर किस्म के गाने मिलते हैं ना, फिर अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, सब किस्म के गाने। शर्मा जी, एक चीज जो मेरे जहन में हमेशा आती किशोरदा को लेकर के, वो ये कि मोस्टली गोल्डन इरा ऑलमोस्ट निकल चुका था, तब किशोरदा को सफलता मिली। तो वो इतना लंबा वेट क्यों करना पड़ा? 20 वर्षों का उन्होंने वेट किया। ये एक मैं आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरा, किशोरदा के कृतित्व, क्रिएटिविटी और बहुविज्ञता, वर्सिटैलिटी पे आप क्या कहेंगे? तो ये 2 प्रश्न हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि इनको 20 वर्ष तक वेट करना पड़ा, क्योंकि ये वेट तो कर ही नहीं रहे थे। ये तो टॉप हीरो बन गए थे ना। जी इनकी 5-5, 6-6 फिल्में हर साल रिलीज होती थी और बहुत चलती थी, हिट होती थी सारी। तो वो फिल्में भी चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, गाने जी। भी हिट होते थे। हाँ, तो गाने भी निश्चित हाँ, रूप से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन से।
मुझको ये कलकत्ते में एक थे रिकॉर्ड के बहुत बड़े जानकार, रिकॉर्ड कलेक्टर, उनका नाम था विनोद सोनथालिया। उनका नाम आपने देखा होगा कहीं कहीं पर, HMV के कैसेट्स पे लिखा होगा, जी सोर्स कट सी जी विनोद सोनथालिया। जी जी जी। तो वो विनोद सोनथालिया जो थे वो HMV में जाके रिकॉर्ड्स वगैरह इश्यू कराते थे या री इश्यू करवाया करते थे, उनका बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था। तो ओके। विनोद जी ने मुझे बताया था ये कि हमने HMV से कहा था कि मदन मोहन के साथ किशोर कुमार का जो है उसको आप रिलीज करिए। तो उन्होंने, HMV वालों ने बताया था कि उस वक्त भी जब 1955-56 में जब भी वो फिल्म आई थी चाचा जिंदाबाद, जी तो चाचा जिंदाबाद के जो गाने थे किशोर कुमार के, बोलते उनकी हमने 3 या 4 किश्तें रिलीज की थी 78 RPM रिकॉर्ड्स की। ओके। इतनी इतनी ज्यादा बिके थे वो, इतने हिट थे वो उस वक्त। तो फिर उसको लेके उन्होंने दोबारा उसका LP रिलीज किया चाचा जिंदाबाद का HMV ने। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने दौर में हिट तो दे रहे थे, गाने भी हिट दे रहे थे। जी तो ये कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गोल्डन एरा में इनको वेट करना पड़ा, किसी भी चीज का वेट नहीं करना पड़ा इनको। ही वॉज सक्सेसफुल ऑल थ्रू जी ही वॉज मेरे सक्सेसफुल। जी जी लेकिन मेरे कहने ये का तात्पर्य ये थोड़ा था। सा थोड़ा सा डल पीरियड 60s के बीच में इनका आता है, जब फिल्में भी कम होती हैं, गाने भी कम होते हैं, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ मधुबाला। जी। दूसरा, आप उनकी क्रिएटिविटी और वर्सिटैलिटी पे क्या कहेंगे? ही वाज एन एब्सोल्यूट जीनियस। जी, मेरा हर भी विभाग, मानना हर एक है। आई एम अ विभाग में। हार्डकोर रफियन, पर मेरा ये मानना है कि ही वाज अ जीनियस। नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बिल्कुल। इनके जैसा जीनियस कोई दूसरा हुआ ही नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं हुआ। मैं इनको एक्टिंग में नंबर 1 कहता हूँ। बिल्कुल, मैं एब्सोल्युटली आई कहता एग्री। हूँ कि जैसी एक्टिंग ये करते हैं कोई करके दिखा दे हमारे को, जी जी, बहुत नेचुरल थी, बहुत ही नेचुरल। कोई करके दिखा दे हमारे को। देखिए देखिए, अगर आप सिनेमा को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जी रियली अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरह के प्रेजुडिस में से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप ये सोचते हो कि रोने धोने वाला हीरो ही एक्टर होता है, तो ये होता नहीं, दुनिया में ऐसा नहीं होता। गलत तो धारणा है। आपको समझना पड़ेगा कि रोने धोने वाले के साथ साथ हंसने वाला भी एक्टर होता है, जो हर किस्म के भाव को, हर किस्म की चीज को स्क्रीन पे दिखा सके। और इनके जैसा फ्री एक्टर तो कोई था ही नहीं, कोई नहीं था जी इनके जैसा। तो ये एक्टिंग में तो बहुत टॉप थे। फिर उन्होंने दिखा दिया कि मैं जो गाने गाता हूँ वो भी अपने तरीके से गाता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक गाता हूँ, जी मुझको कोई नहीं बता सकता कि तुम गलत गा रहे हो। अब देखिए, आपने एक धुन तैयार कर ली, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने एक धुन तैयार कर ली, धुन इनको दे दी, और ये उस धुन के बीच में अपनी तरफ से बम बम किड़ चुक चुक ऐड करेंगे। हाँ हाँ हाँ। और ये जो भी ऐड करेंगे ना, अब आप बाप रे बाप का गाना सुन लीजिए, ठीक है। क्या कुछ बात कैसे बने जी जब के जूता चले, ठीक। जब अगर बिजली टच। अगर नैयर साहब ने इनको धुन दी होगी और उसके बीच में इन्होंने इतना कुछ ऐड किया हुआ है कि कोई इंसान सोच ही नहीं सकता कि ये ऐड हो सकता है। और अगर वो ऐड कर रहे हैं बीच में, तो उनको पता है कि मेरे को कितने मीटर में, कितने लेंथ में क्या ऐड करना है, कहाँ पर नहीं करना है। कि जब आशा भोसले बोलेगी मैं बांगाली छोकरे के बीच में, तो मैं कहाँ पर उसके बीच में मोरे जाई बोलूंगा। ये इनको पता था कि कितना लंबा बोलूंगा, कितना छोटा बोलूंगा, किस ट्यून में, किस ताल में बोलूंगा। तो ये म्यूजिक सेंस तो इनकी टॉप की थी, म्यूजिकल सेंस कमाल था। कमाल की थी इनकी। उसके बाद जब ये अपने गाने इन्होंने बनाने शुरू किए, चाहे झुमरू के या दूर गगन की छांव में वगैरह के गाने, क्या कमाल के गाने बनाए सर, इतने कमाल का म्यूजिक दिया इन्होंने। हालांकि इन्होंने जिंदगी में कभी म्यूजिक नहीं सीखा। जी तो ये, उसके बाद इन्होंने फिल्में बनानी शुरू की, जी और फिल्मों का डायरेक्शन भी किया और प्रोड्यूसर भी बने। बिल्कुल और बिल्कुल। वो सब कुछ ये देखिए, और फिर ये कितने गीत इन्होंने खुद लिखे भी हुए हैं। हाँ, लिरिसिस्ट लिरिक्स भी रहे। लिरिक्स भी लिखे इन्होंने। क्या दूर चीज है, गगन की छाँव में, दूर हाँ, गगन की छाँव में। क्या चीज है जिसमें ये नंबर 2 थे सर, हर चीज में ये टॉप पर थे एकदम। जी जी अब ये देखिए, उसका इंटरव्यू है अपने, किसका, सुनील दत्त का, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं। उसका इंटरव्यू है कि हमने 20 मिनट की फुटेज पड़ोसन में से किशोर कुमार की काटी है। अच्छा। 20 मिनट्स की फुटेज हमने पड़ोसन में से किशोर कुमार की काटी है, क्योंकि महमूद घबरा गया था
कि अगर ये हमने फुटेज ले ली तो हम दोनों को तो फिल्म में कोई देखेगा ही नहीं, खा जाएगा। हम हम तो खत्म हो गए। कहते ये काटना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो खत्म हो गए। अब सोचिए आप कि जबकि ये फिल्म जबकि हालांकि जबकि बाकी हीरो महमूद से डरते थे कि महमूद भाईजान हमें खा जाएंगे। और महमूद किशोर कुमार से डरते थे। अब ये देखिए, ये अभी आपको शो करता है कि रियलिटी इनकी कैपेबिलिटीज क्या थी, इनके हुनर के ऊपर तो आप उंगली नहीं रख सकते सर। ही वाज नंबर वन, हर चीज में ही वाज नंबर वन। जी अब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि कमर्शियल सक्सेस इनको 69 के बाद मिला, तो ये कोई, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट, बिकॉज कमर्शियल सक्सेस एज एन एक्टर तो मिल ही चुका था पहले, जी जी कमर्शियल सक्सेस एज अ सिंगर भी पहले ही मिल चुका था, 50s के अंदर ही मिल गया था इनको। ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल सिंगर। वरना जी आप बताइए कि फंटूश के सारे गाने इनके गाए हुए हैं, पेइंग गेस्ट के सारे गाने इनके गाए हुए हैं, क्यों नंबर वन हीरो के लिए ये सारे गाने गा रहे हैं अगर कमर्शियल सक्सेस नहीं होते? सुपरस्टार के लिए उस जमाने। हाँ, तो क्यों नहीं? अगर कमर्शियल सक्सेस नहीं है तो ऐसा थोड़ी होगा। जी तो वो कमर्शियल सक्सेस उनको दोनों तरह से मिल चुका था, हीरो भी और सिंगर भी। जी। अब ये पब्लिक आप में एक्सेप्टेंस है उनका। बिल्कुल, अब ये दूसरी बात कह सकते हैं आप कि जो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर, हर एक प्रोड्यूसर इनके घर के बाहर लाइन लगा के खड़ा रह जाए, वो 69 के बाद हुआ। हम्म। तो वो उसके अब पहले नहीं मेरा हुआ। कहने का तात्पर्य भी यही था कि एस डी बर्मन दादा ने तो इनके टैलेंट का भरपूर दोहन किया, बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, पर बाकी संगीतकार नहीं कर पाए उस दौर में। जबकि मेरे ख्याल से किशोरदा का अगर वो दोहन करते तो शायद हमें और भी बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलते। नहीं, लेकिन उन लोगों ने अपने अपने इनकी अपनी फिल्मों में तो किया है ना। जी जी चित्रगुप्त ने किया है, मदन मोहन ने किया है, ओपी नैयर ने किया है, जी शंकर जयकिशन ने की है। जो इनकी अपनी फिल्में थी उनमें तो इनसे बहुत अच्छे गाने गवाए हैं ना। जी तो वो तो है ही है कि सब इनको पहचानते ही थे बहुत अच्छी तरह। जी अब एक इंटरव्यू में उनका पढ़ रहा था, प्यारेलाल जी का, तो वो कह रहे थे कि हम लोग तो दूसरे दूसरे संगीतकारों के यहाँ वाद्य बजाया करते थे पहले, तो जी ऑर्केस्ट्रास में हम लोग बजाया करते थे। तो हम तो किशोर कुमार को तब से जानते थे और देखते भी थे, और कभी कभी बातचीत भी हो जाया करती थी। फिर ये कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट बन गए थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कि हमने एक टीम टीम बनानी है। तब भी हमारा किशोर कुमार के साथ परिचय रहता था, स्टूडियोज में मिलते रहते थे, बातें होती रहती थी, बड़ा इनकरेज करते थे कि हाँ भाई म्यूजिक दो, बड़ा अच्छा है, खुशी की बात है। तो जब मेरे महबूब कयामत होगी की बात हुई, तो कहते हैं कि रिकॉर्ड करके लक्ष्मीकांत, हाँ, लक्ष्मीकांत जी ने रिकॉर्ड करके गाना इनको घर पे भेजा कि हम ये गाना रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। बड़े खुश हुए सुन के, बहुत खुश हुए, बोलते हाँ बिल्कुल मैं गाऊंगा, अब मैं आता हूँ तुम्हारे लिए, ये गाने के लिए, इस गाने को तो मैं ऐसे करके यूं गाऊंगा, यूं बना दूंगा इसका। और फिर इन्होंने जो ट्यून तो ओरिजिनल लक्ष्मीकांत की ही थी, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने उसमें जो असर लाया है, आप बताइए मेरे को कि ठीक है, आप कहेंगे कि वो बर्मन की ट्यून थोड़ी थी, ये तो मतलब नहीं इसका कोई नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कमाल दिखाया उसमें, बताइए। बिल्कुल कमाल। तो पहला ये, गीत था वो एलपी के लिए। हाँ, वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये कमाल, तो ये मतलब दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी ये इसी तरह के बहुत सारे कमाल करते ही रहे हैं, हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए करते रहे हैं। वो बाद की 79 में फर्क ये पड़ा था कि इनकी पेमेंट और फीस सबसे ज्यादा हो गई थी, और सबसे महंगे सिंगर हुए थे। और लाइन लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने। हाँ और उसमें एक चीज और हो गई थी कि इनके नाम पे रिकॉर्ड्स बिकने शुरू हो गए थे। जी। रिकॉर्ड कंपनीज की काफी डिमांड थी। हाँ, ये बिकने लग गए थे इनके नाम पर रिकॉर्ड। ये तो मेरी, क्या कहूँ आपको, मेरी आंखों से देखी हुई बात है और चीज है। क्योंकि मैं, कलकत्ते में ऐसी 3 दुकानें थी रिकॉर्ड्स की जिनके साथ मेरा बहुत अच्छी दोस्ती यारी थी, जहाँ मैं जाके अपने रिकॉर्ड्स खरीदा करता था, बातें करता था उनसे। और तब भी क्योंकि मुझे जानकारी होती थी कि ये म्यूजिक इसका ऐसा है वैसा है, तो वो भी मेरे से बातें किया करते थे। तो वहां मैं देखता था कि जो खरीदार लोग आया करते थे, उनके सामने ये जब रिकॉर्ड रखते थे बेचने के लिए, तो कहते थे इसमें किशोर है। तो वो, जी बस वो किशोर का नाम देखते थे, लोग खरीद लिया करते थे कि अगर किशोर है तो हम रिकॉर्ड खरीद लेंगे। तो ये रिकॉर्ड कंपनीज ने भी इनको फिर उस तरह से पुश किया, प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए था कि भाई इसका नाम होगा तो हमारा काम चलेगा। तो वो होने लग गया 69 के बाद। लेकिन ये जी अनसक्सेसफुल ये कभी भी नहीं थे। वो जी 60s के बीच में कुछ 60s का दौर था जब ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए थोड़ी देर के लिए फेड आउट थे। जी। एक और बड़ी खास बात मेरे को विनीत श्रीवास्तव सर ने बताई थी इनके बारे में
कि जैसे किशोरदा का अंदाज था, बड़ा खिलंदड़ी था वो, और मस्ती मजाक में हमेशा रहते थे। वो स्टूडियो में भी सबको खूब हंसाते थे, लेकिन एट द सेम टाइम एक स्वभाव उनका ऐसा था कि अगर वो जो बातें कर रहे हैं, जो मजाक कर रहे हैं, उसको अगर कोई मजा नहीं लेता था तो उसको खज्जू कर देते थे। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में ही लक्ष्मीकांत जी की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी उनके साथ, और प्यारेलाल जी थोड़े से गंभीर स्वभाव के हैं, तो प्यारेलाल जी से उतनी नहीं पटती थी, हाँ। क्योंकि किशोरदा हमेशा मस्ती मजाक में रहते थे। हम्म। ये भी एक विशेषता थी। और ओपी नैयर साहब बड़े सख्त मिजाज थे, तो हम्म। ओपी नैयर साहब से भी थोड़ी सी उनकी रहती थी, ठनती थी। फिर उनका एक वो नंदू नाम का एक काल्पनिक कैरेक्टर भी बना रखा था उन्होंने, तो ऐसे बहुत सारे करतब दिखाते थे किशोरदा। मैं एक आपसे ये जानना चाहूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंदी फिल्म संगीत में आप किशोरदा का कितना सशक्त योगदान मानते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा संगीत है हिंदी फिल्म्स का, अगर इसको हम इस तरह डिवाइड कर लें कि शुरू का संगीत तो सारा केएल सहगल इंस्पायर्ड संगीत है, उसके बाद का संगीत जो है वो कुछ सालों तक एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें कि सुरेंद्र के गाने भी सुनाई देते हैं और बाकी भी सुनते हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद का जो म्यूजिक है, जब 50s का म्यूजिक शुरू होता है, जिसको कि हम रियल गोल्डन एरा कहते हैं, 50, 60, 70s, ये हम्म, 30 साल का, 30 इयर्स का जो म्यूजिक है ना, उसमें से आप अगर किशोर कुमार को हटा देंगे तो हमारे म्यूजिक का रस खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत ही सॉलिड इनकी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सॉलिड। मतलब ही इज, उसको क्या कहूँ आपको, हमारे दिल के इतने अजीज हैं ना, ये इतने अजीज हैं दिल के, हम्म। कि हमको बहुत, भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हमको किशोर कुमार मिल गए जी, सुनने के मैं लिए, भी बिल्कुल मानता हूँ ये। कि हमको किशोर कुमार मिल बिल्कुल। गए। बिल्कुल। मतलब बड़ा कमाल। दिल से मेरे को रफी साहब की आवाज में मैं ईश्वरीय तत्व को महसूस करता हूँ, लेकिन किशोरदा जैसा एंटरटेनर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। ही इज द नंबर वन परफॉर्मर एंड एंटरटेनर। किसी भी गाने में आपको, किसी हाँ, भी गाने में बहुत आपको ये नहीं लगता कि ये क्या गा रहा है, कि ये जी जी। क्यों ऐसा गा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बंद कर दो। धुन खराब हो सकती कमाल है, की धुन खराब हो सकती है, टोनल क्वालिटी कमाल की थी। किशोर कुमार की गायकी में कहीं आपको ये नहीं लगेगा। ही वॉज फैंटास्टिक सिंगर, उसकी कंट्रीब्यूशन हमारे लेकिन फिल्म मेरी बहुत। जो म्यूजिक की टेक्निकलिटीज जानते हैं उनसे भी बात हुई, तो ये किशोर दा के बारे में बोलते थे कि ही वॉज अ मिस्टर परफेक्ट पिच। हाँ। आवाज जो उनकी थी वो सुरों से कभी हिलती नहीं, ये विशेषता थी। जबकि किशोरदा कोई क्लासिकल सीखे भी नहीं हुए थे, और अमर प्रेम के गाने जिस तरीके से उन्होंने गाए हैं सेमी क्लासिकल अंदाज में, तो वो कमाल कर दिया किशोरदा। बिल्कुल, बिल्कुल कमाल कर दिया। ये मैं कहीं पर पढ़ रहा था या किसी ने मुझे बताया था कि ये कौन सा एक मीटर होता है जिसमें देखते हैं कि परफेक्ट पंचम का स्वर या षड्ज का स्वर जी कौन जी कैसा जी लगा सकता है, कि किसका एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो कहते हैं जी उस मीटर में सिवा सिर्फ किशोर कुमार ही खरा उतरता है सबसे, जी जी। एकदम उनकी परफेक्ट स्वर लगता है। आवाज का थ्रो कमाल था। बिल्कुल कमाल था मेरे उनका। ख्याल से वैसा थ्रो किसी का भी नहीं था। हाँ बिल्कुल कमाल था। तो ये किशोर उनका वो जो कुमार। आवाज में जो, अब जैसे मैं, हमारे शहर में अक्सर कई कार्यक्रम होते हैं सांगीतिक, क्योंकि इंदौर शहर जो है वो म्यूजिक के प्रति काफी लगाव है इंदौर शहर का। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और किशोरदा पे भी होते हैं बहुत सारे। कई गायक गाते हैं, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन किशोरदा वाला फील कोई भी नहीं ला पाता। इतने गायकों को मैंने नहीं, सुन लिया, कोई नहीं ला, वो फील, वो मर्दाना आवाज, वो थ्रो, कोई नहीं ला। वो नहीं आ पाता, वो नहीं आ वो स्वर, वो गायकी का अंदाज, वो स्वर जी, कोई नहीं, कोई ला ही नहीं पाता। वो दिल को वो छूने वाली बात, फ्रेंड। दिल को छूने वाली बात नहीं होती। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, और क्या पूछेंगे? बस ये काफी, मतलब आपने अच्छे पहलू बताया हमें किशोरदा के बारे में, और किशोरदा के बारे में तो बात करें तो रात बीत जाए, इतनी बातें हैं उनके बारे में। कई कई हम दिन आगे बीत भी जाएंगे। जी जी जी, तो आगे भी हम उनके बारे में बातें करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही। और मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी अच्छी बातें हमें किशोरदा के बारे में बताई। किशोरदा के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो भारतीय फिल्म संगीत के ध्रुव तारा है, हाँ जो कि बिल्कुल। जिनकी जिनकी रोशनी, जिनकी चमक कभी निस्तेज नहीं होगी।
बिल्कुल सच कहा आपने, एकदम ये हमेशा कभी नहीं कहता हो। हूँ। हाँ, जी। ठीक बात है। ही इज और ऑलवेज देयर फॉर अस, ही इज ऑलवेज देयर। ऑलवेज, और इतना लाइवली, इतना एजाइल, इतना जीलस, इतना एंथुजियास्टिक कैरेक्टर मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ। ठीक बोल रहे हैं। बहुत जीवन था उनमें, तो जहां जाते थे हंसी खुशी सांस चलती थी पीछे। हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट थे वो सर। हमारी जी जी ग्रोइंग अप और एडल्ट लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट किशोर कुमार थे। एक जी आपको बात बताऊं कि जब किशोर कुमार की डेथ हुई थी, जिस दिन डेथ हुई थी, जी मुझको एक्चुअली किसी ने बॉम्बे में, बैंगलोर में रहता था उन दिनों, जी। तो मुझको किसी ने बॉम्बे से ही फोन करके बताया था कि आज किशोर दा की डेथ हो गई। हम्म, तो मुझको बड़ा अफसोस हुआ था। तो फिर वो उसने बताया था कि आप एक राइट अप बनाइए उसके लिए। जी। तो मैंने एक उसके लिए, किशोर दा के लिए राइट अप लिखा। लिखकर मैंने स्क्रीन मैगजीन को भेजा था, जो ओके। स्क्रीन छपती थी ना, बड़ी वाली। जी जी तो उन्होंने किशोर कुमार की ट्रिब्यूट मेरी लिखी हुई फुल पेज, वन फुल पेज ऑफ स्क्रीन में छापी थी ओके। 1987 में। जी जी तो वो किशोर दा पे मैंने लिख के ट्रिब्यूट भेजी थी, और उसको पढ़ने के बाद वो छप गई, और छपने के बाद कुछ लोगों ने पढ़ा इधर उधर, तो मेरे को, मुझको मतलब 3-4 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने किशोर कुमार के ऊपर टॉक करने के लिए इनवाइट किया था। ओके। जैसे बाटा बाटा का एक क्लब हुआ करता था, क्या कहते हैं उनको, अपना सोशल क्लब कहते हैं, सोशल क्लब कहते हैं जिसको। जी जी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स था बैंगलोर में, और एक जी आईआईएम मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट था। तो जी। यहाँ आप इन जगहों पे मैं, इन सब जगहों पे मैं किशोर कुमार के ऊपर टॉक करने के लिए गया था, अरे क्या बात है। सब जगह, सिर्फ किशोर के ऊपर। जी। मगर किशोर कुमार वो, क्या कहूँ आपको सर, बड़ा, हाँ जीनियस। बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता हूँ उनके साथ अटैचमेंट। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं किशोर भी दा। किशोर दा बहुत मुझे बेहद पसंद है। मतलब मैं अक्सर कई बार ये एग्जाम्पल लोगों को देता हूँ कि अगर यदि आप शिव भक्त हैं तो आप विष्णु से कभी हेट नहीं करेंगे। मैं हूँ शिव भक्त, महादेव का भक्त हूँ मैं। महादेव में रफी को मानता हूँ, किशोर दा को मैं विष्णु मानता हूँ, और ब्रह्मा जी में मुकेश जी को मानता हूँ। ब्रह्मा किसको और मानते हैं आप? गुरु, हाँ जी, ब्रह्मा मुकेश जी को। मुकेश जी को, अच्छा ठीक है। और गुरु दत्तात्रेय मन्ना डे साहब को। ठीक है। पर मैं, जो है वो कोई किसी का हर का भक्त है अगर, तो ऐसा नहीं है कि हरि को नहीं मानेगा। हाँ हर ठीक। मतलब शिव, हाँ और ठीक। हरि मतलब विष्णु। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी जी। तो मुझे बेहद पसंद है किशोर दा, और आज किशोर दा के जन्मदिवस पर इससे बेहतरीन, इससे बेहतर श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती थी। जो बातें आपने हमें बताई, तो आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी हम आपके साथ एपिसोड करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे, और थैंक यू आपका नितिन। मार्गदर्शन थैंक उस यू। पे चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी